आएंगे, आकर के कहेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि जरूरत क्या है। FIR में जिस तरीके का वर्जन माननीय न्यायालय ने जारी किया है, विदाउट कोई तथ्यहीन है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। क्या करेगा कोई अपने बचाव में? क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं बच पाओगे। गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी पर, अन्याय उनके साथ हुआ, उन्होंने अन्याय किया। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। आरोपों और खुलासों की बौछार के बीच दावा किया जा रहा है कि जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो गई है। हालांकि अंतिम सच्चाई तो अदालत में कानून की कसौटी पर ही तय होगी। कल उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कोर्ट पर। दूसरी ओर FIR दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और शंकराचार्य आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी विवाद को और बढ़ा रहे हैं। वाराणसी मठ को लेकर भी दावे कई किए जा रहे हैं। क्या इन दावों में सच्चाई है? क्या वाकई कुछ छिपाया जा रहा है या फिर ये केवल कानूनी और वैचारिक लड़ाई है? आज हम सीधे वाराणसी से जमीनी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हर पहलू पर सीधी बहस होगी। लेकिन उससे पहले बड़े सवाल जो आज 3 का तर्कश में पूछे जाएंगे। क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होने वाले हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल क्या होगा? शंकराचार्य के मठ को लेकर जो दावे हैं, आखिर उन दावों में कितना सच है, कितना दम है? क्या आरोप कानूनी रूप से टिक पाएंगे और आगे इस पूरे प्रकरण में क्या मोड़ आ सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय सबसे पहले उनसे करा दें। हमारे साथ RLD से रोहित अग्रवाल जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ लेखिका भूमिका द्विवेदी हैं। धर्मगुरु अर्पित दास जी, चंद्रांशु महाराज जी हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। महंत रामदूत दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पैनल में और महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजेश्वर दास जी स्टूडियो में ही मौजूद हैं हमारे साथ। सब शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर भूमिका जी आपके साथ ही करना चाहती हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में ये एक किताब है अखाड़ा नाम से, जो भूमिका जी ने लिखी है। कई किताबें और आपने लिखी हैं और ऐसी ही एक किताब लिखने के सिलसिले में आप काशी मठ भी गई थी और उस दौरान जो आपने वहां देखा, आपने बहुत सारे दावे भूमिका उसको लेकर किए हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो पुराने वक्त की बात है, लेकिन अब जब ये विवाद चरम पर जा चुका है, शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, ऐसे समय में ही आपने इस किताब, दावों को लेकर जो खुलासे आपने मठ को लेकर किए हैं, इस समय पर ही क्यों किए? आपसे 6 महीने पहले क्यों नहीं किए? 10 महीने पहले क्यों नहीं किए? 1 साल पहले क्यों नहीं किए? Why now? Because you are asking now. That is why now. अगर आपने हमसे 10 साल पहले पूछा होता तो मैं नहीं बता पाती क्योंकि ये 10 साल पुराना मामला नहीं है। आने वाले 10 साल बाद अगर आप हमसे पूछेंगी तो भी मैं यही बताऊंगी। आज आप पूछ रही हैं, आज आपने कॉल करके पूछा कि क्या आप या कोई भी XYZ पत्रकार, सब आज पूछ रहे हैं। 2022 में जब मैं वहाँ थी तब पूछा जाता, मैं तब भी बता रही होती। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर पहले पूछा जाता, मैं तब भी बता रही होती। तो आपको हैरानी हुई जब आपने पहली बार ये आरोप सुने कि 2 बटुक ब्राह्मणों के यौन शोषण का आरोप शंकराचार्य पर लिखा? पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये सुना? तो आपका पहला प्रतिक्रिया क्या थी? सरप्राइजिंग तो नहीं था। सरप्राइजिंग नहीं था? सरप्राइजिंग तो नहीं था, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो इतनी प्रेस्टिजियस चेयर है, वो सनातनियों के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो सर्वोच्च मंच है, वो सर्वोच्च चेयर है, वो बहुत परम पूज्य सीट है, तो उस पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। तो ये मतलब सोचने वाली बात हो गई कि क्या ऐसा अभी हो सकता है। विचारणीय टाइप आया दिमाग में कि ऐसा कैसे हो रहा है। वहां आपने ऐसा क्या देखा जिसके बाद आपको लगता है कि आप सरप्राइज नहीं हुई ये आरोप सुनने के बाद? क्या देखा आपने ऐसा मठ में? और मेरे ख्याल से मठ में आप कितना 15-20 दिन, 1 महीने के समय के लिए रही हैं वहां पर? मैं वहाँ 2 महीने से तकरीबन रही हूँ। मैं 18 मार्च को गई थी और मिड मई में लौट कर आई हूँ। मिड में मतलब मई। साल कौन सा है? ये 2022 का 2022 की बात बता रही है, अभी 2-3 साल पहले की बात है। हाँ, 4 साल तकरीबन हो गए हैं। कोविड के बाद की परिस्थितियां रही होंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोविड जा चुका था। कोविड के जो नामो निशान है वो मिटाए जा रहे थे। सैनिटाइजर जहाँ जहाँ रखा था दिखाई दे रहा था वो हटाया जा रहा था।
तो उस दौरान मैं गई थी। एक्चुअली हमारे शंकराचार्य जी की जो पीठ है, इससे पारिवारिक संबंध 70 साल पुराने हैं, 75 साल करीब पुराने हैं। मेरे ग्रैंडफादर स्वरूपानंद महाराज जी, सुबह उनकी बहुत मैं प्रातः स्मरणीय है वो मेरे लिए, और वो मेरे ग्रैंडफादर के चूँकि मित्र हैं तो वो मेरे लिए ग्रैंडफादर ज़्यादा हैं पहले, क्योंकि अब वो शंकराचार्य जी भी हैं तो और सम्मान बढ़ गया है। तो इस नाते हमारे इनके 75 साल पुराने संबंध हैं इस पीठ से, इस आसन से, इस गुरु की परंपरा से। तो जो 75 साल पहले के हमारे संबंध हैं, तो उसमें जब कोई नया व्यक्ति बैठ रहा है तो थोड़ी जिज्ञासा रहती है कि ये कौन सा व्यक्ति है, क्या है। और चूँकि स्वरूपानंद महाराज जी ने मुझसे ये कहा हुआ था, स्वरूपानंद महाराज जी से मेरी काफ़ी समय से दूरी हो गई थी, क्योंकि मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, JNU पढ़ने आई थी अध्ययन के दौरान, और महाराज जी उधर ही रह गए थे। वो हर साल आते थे माघ मेले में, जब उनकी, या वो मनकामेश्वर मंदिर हमारे प्रयागराज में, वहाँ आकर ठहरा करते थे। तो बहुत समय से मेरे उनसे आमना सामना नहीं हो पा रहा था, वो सिर पर हाथ नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि वो बड़े लाड़ से आशीष दिया करते थे। मैं अपनी माँ की गोद से पहली गोद किसी और की गई हूँ तो वो महाराज शंकराचार्य जी थे। तो उन्होंने मुझसे, जब मैं हुई कि अरे यार इतने दिन हो गए और मैं इन लोगों से मिली भी नहीं, मौनी अमावस्या में जाकर मुझे स्नान करना है। तो अब कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स का, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नॉट ओनली पेरेंट्स, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट हैं। तो उनके पास मैं किताब लेकर पहुंची। मेरी उस पर कश्मीर पर एकदम लेटेस्ट किताब आई थी, वो मेरी 7वीं किताब और 4था उपन्यास था। तो लेकर मैं उनके पास पहुंची और मैंने कहा कि महाराज जी ये है, मैंने ये लिखा है, देखिए इतने दिन, मतलब अगर मैं आपसे दूर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल घास छीलती रही हूँ, मैंने ये लिखा है। तो उन्होंने पलटे पन्ने, बहुत प्यार से उन्होंने, बहुत उनकी आँखों से इतना प्यार बरस रहा था, इतना स्नेह, इतना वात्सल्य बरस रहा था। तो बड़े खुश हुए, बोलते हैं अरे वाह। फिर उन्होंने कहा ऐसे कि अरे तुम कश्मीर पर लिख रही हो, अरे तुम जो हो शिलोंग पर लिख रही हो, क्योंकि और भी किताबों की चर्चा हुई। ठीक है। तुम कैसी लड़की हो, तुम प्रयाग की हो, तुम प्रयाग पर नहीं लिख रही हो, तुम काशी पर नहीं लिख रही हो। तो मैंने कहा लिखो, तुम लिखो। तो मैंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल लिखना है। तो अब मैंने ये तय किया था कि बाकी सारी चीज़ें जो पेंडिंग में है ख़त्म करके जो नया काम शुरू करूँगी वो इनकी आज्ञा शिरोधार्य है। मेरे ग्रैंडफादर भी हैं, वो ग्रैंडफादर समतुल्य हैं। उसी किताब के सिलसिले में फिर आप वहाँ आश्रम बनारस आई मैं जी। तो ये वजह रही मेरी वहाँ आने। बनारस में काशी मठ में आपने बहुत सारे दावे जो मेरे सामने खुले हुए हैं। आपने कहा वहाँ कोई सीक्रेट दरवाज़ा था, लिफ्ट जो है वो एक ही एरिया तक जाती थी, वहाँ दूसरों लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। अमूमन जैसे आश्रमों में होता है सुबह 4 बजे उठकर फिर आपको दिनचर्या शुरू करनी, लेकिन वहाँ ऐसी कोई आपाधापी नहीं थी। और नियम कायदों का उस तरह से पालन नहीं था, और बड़ा आलीशान सिस्टम था अंदर। बड़े महंगे कालीन बिछे हुए थे, बड़ी लाइटिंग उस तरह की थी जो किसी महल नुमा जैसी लाइटिंग हो। जब आप ये सारे वर्णन दे रही हैं, इसका सार क्या निकल रहा है आपकी नज़र में? इसका सार ये निकल रहा है कि अब आप लोग जिज्ञासु हैं, पहले आप लोग जिज्ञासु नहीं थे। अगर आप लोग पहले ये जिज्ञासाएं, तो शंकराचार्य जी पर आरोप अभी लगे हैं ना, तो अभी बात होगी इसलिए। हाँ, तो इससे पहले इस तरह के कभी आरोप नहीं लगे। ये बात तो हो ही इस वजह से रही है ना, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप, बड़े आरोप लगे हैं। पूरे यूपी की राजनीति में इस वक्त उबाल आ रखा है। ना ये मेरा कोई दावा है, ना ये मेरा कोई बयान है, और ना ये कोई आरोप है। ये सब कानूनी शब्दावलियां हैं, राजनीतिक शब्दावलियां हैं। मैं किसी सरकारी नौकरी तक में नहीं हूँ जो मुझे सरकारी कोई चीज़ लेनी हो। ठीक है। आप लोगों ने मुझसे पूछा, किसी को कहीं से कोई खबर हुई होगी कि शी वॉज स्टेइंग देयर, भूमिका वहाँ पर कुछ समय तक रहकर गई है विद्या मठ में। ये किसी को कहीं से खबर हुई होगी। मैं छुप के कोई काम करती ही नहीं हूँ, तो खबर हुई होगी तो उन्होंने ये पूछा होगा। तो अब वो पूछ रहे हैं तो अब मैं बता रही हूँ। इसका कोई ये अब देखिए, अब इसी में कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या कोई लेखन के प्रति, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, लेखन के प्रति कोई अपनी लेखनी के प्रति ईमानदार ना हो तो वो ये कह दे भाई हमको इन सबसे दूर रखो, ये सब तो बहुत सियासी बातें हैं, अरे इसमें तो बहुत राजनीति जुड़ रही है। नहीं 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 नहीं, मैं तो विद्यापीठ में थी ही नहीं। कोई नहीं आकर उसको टैली करने वाला, ऑब्जेक्ट करने वाला है, आक्षेप करने वाला है। नहीं नहीं, आप तो थी, ये फोटो है आपकी वहाँ, कोई नहीं कहने वाला। बात तो नहीं कह रहे। मैं तो आप जो आपने दावे किए, जो आपने वहां के बारे में बताया कि आश्रम के भीतर आपने जो कुछ भी देखा, हाँ, तो जो देखा वो बिल्कुल सही है। ठीक है। हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भी हैं, और उनके होटल में अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य रुके भी थे। रोहित अग्रवाल जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका क्या अनुभव है? देखिए, शंकराचार्य जी जो अभी कर रहे हैं वो राजनीति है कोरी, और शंकराचार्य जी को ये समझना पड़ेगा कि वो शंकराचार्य जैसे सुशोभित पद पे हैं
और अगर आप ये कहते हो कि आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं या आपके ऊपर आपको शंकराचार्य माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि आपका आचरण क्या है। आप कोरी राजनीति कर रहे हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई, वो आज आपको अच्छे लग रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में राम सेतु तोड़ा गया, वो आपको आज अच्छे लग रहे हैं। परंतु आज आपको वो सरकार अच्छी नहीं लग रही है जिसने गौ हत्या के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए, जिसने ये कानून बनाए कि गाय को काटने वाले को फांसी तक की सजा होगी। मध्य प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा वर्ष बनाया गया गौ रक्षा के लिए, और आज पूरे देश के अंदर गौशालाओं के लिए संरक्षण के लिए, गाय के संरक्षण के लिए गौशाला बनाई जा रही है। अब ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये सरकार गाय के लिए काम नहीं कर रही है, तो ये जो आपके अनुयायी हैं, हम भी उनके मानने वाले हैं, हम भी उनमें श्रद्धा रखते हैं, और जो आपके अनुयायी हैं उनको ये सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये असल में क्या मुद्दा है। दूसरी बात ये है, ये शंकराचार्य जी के मठ का इंटरनल मैटर है, और शंकराचार्य जी कुछ भाजपा के नेताओं के साथ कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। परंतु मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा अगर वो जूम करके दिखा पाए। ये आशुतोष महाराज और शंकराचार्य जी की तस्वीर है। मुझे 2022 की तस्वीर है, क्योंकि फोटो के ऊपर जो तारीख पड़ी हुई है वो 2022 है, और ये शंकराचार्य और आशुतोष महाराज की तस्वीर है। और ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए भाई। अगर तस्वीर ही पैमाना है तो फिर ये तस्वीर पे भी आपको जवाब देना चाहिए। ये जो शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी हैं वो आशुतोष महाराज का सम्मान कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आपको इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो असल में ये इनके मठ का इंटरनल मैटर है, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं या जो चीजें हैं वो उनके मठ का इंटरनल मैटर है, और उसको आप राजनीतिक मोर्चा खोल के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी, आपने तो अब देखिए भूमिका जी की भी बात सुनी, यहाँ पर आरएलडी से जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं रोहित अग्रवाल, उनकी बात भी आपने सुन ली। तस्वीरें एक पक्ष दिखाता है, दूसरा उसके जवाब में दूसरी तस्वीर लेकर आता है। अब मैं तो ये कहूंगी कि योगी आदित्यनाथ भी गए हैं और शंकराचार्य भी गोरक्षपीठ गए हैं, वहां की भी उस समय की भी तस्वीरें हैं। तो नेताओं का, धर्माचार्यों का आपस में मिलना जुलना कोई बहुत विचित्र बात तो है नहीं। बड़ी बात जो है, जो पुलिस के सोर्सेज से खबर सामने निकल कर आ रही है कि पुष्टि हुई है आरोपों की मेडिकल रिपोर्ट में। अभी सोर्सेज से आ रही है, हालांकि हम ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। सभी पैनल पे बैठे हुए हमारे माँ विभूति संत समाज सभी को मैं जय माई की, और आप श्री जी को भी जय माता दी, और भूमिका जी को भी जय माई की करता हूँ, जय सीताराम। पहली बात तो सन्यासी जो परंपरा है उस मठ में स्त्री वर्जित होती है निवास का। आप अपनी शिक्षा पद्धति को और लेखनी पद्धति के लिए वहाँ 15 दिन के लिए शायद वहाँ पर विराजमान हुई, लगभग 1 महीना 2 महीना, ठीक है ना। 15 दिन के पश्चात पुनः आपको कहा गया, तो शायद स्वामी जी से या जिससे भी वार्ता हुई हो, तो आप समथिंग जो भी रही हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम पूज्य स्वरूपानंद जी का शरीर भारी था। आप कह रहे हैं 75 साल से, जो अपने आप में चलने और फिरने में असमर्थ होते थे, और उनको एक ऐसी बीमारी थी कि यदि वो पानी में रहें और घंटे आधे घंटे गर्म पानी में अगर वो अपना शरीर का एक्सरसाइज करें तो उनको राहत मिलता था। जो मठ के अंदर लिफ्ट बनी हुई उसमें केवल महाराज जी का जो व्हील चेयर होता था, केवल वो वहाँ प्रवेश कर सकता था, और वहाँ जहाँ पर जल की व्यवस्था, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि भाई स्विमिंग पूल है, वहाँ पर जाते थे। और जब महाराज जी बनारस जाते थे, काशी जाते थे, तो महाराज जी वहाँ, जब महाराज जी का कार्य संपन्न हो गया तो उसके बाद वो जो जल का स्थान था वो भी मुक्त हो गया, जहाँ पुस्तक आदि रखी गई है। दूसरी बात कि अगर आप लेखनी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, विद्वत हैं, देवी हैं, और 75 साल का गुरु परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक उच्च पद पर सनातन धर्म के सिरमौर, सनातन धर्म की अगर बात करते हैं तो गुरु परंपरा में ही शंकराचार्य परंपरा आती है, और परम पूज्य स्वरूपानंद जी ने 2 ही शिष्य बनाया था, और 21 तारीख को उनका शरीर पूर्ण होता है, और उसके बाद 22 तारीख को पूज्य श्री जी का भारती तीर्थ जी ने, महास्वामी जी ने इनका अभिषेक किया, शंकराचार्य का पद पे सुशोभित किया। दोनों व्यक्तियों को, पश्चिमी क्षेत्र का और उत्तर क्षेत्र का। यहाँ पर शंकराचार्य, उसके बाद कोर्ट में आता कि भाई शंकराचार्य है या नहीं है। मीनाक्षी जी, मैं बताना चाहूँगा कि बात कुछ नहीं थी, बात छोटी सी थी कि यदि स्नान में अगर किसी अफसर से कोई गलती हुई, उस अफसर को कुछ कर देते, जो बच्चों के हमारे बटकों की चोटी खींची गई, यदि उस पर कुछ कार्रवाई हो जाती तो शायद इतना बड़ा बवाल राजनीतिक
स्थिति नहीं, क्योंकि शंकराचार्य सभी को होते हैं, आपके हमारे सबके पूजनीय होते हैं। क्योंकि जब कोई संत समाज हमारे पास या हम उनके पास जाते हैं, मठ में जाते हैं, तो उनको प्रणाम करने जाते हैं। लेखिका जी, हमारी द्विवेदी बहन द्विवेदी जी वहां रही, वहां के विषय में अभी भी इनकी बातों से ये लग रहा है। राजेश्वर दास, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर सोर्सेज से खबर अब निकल कर आ रही है, पुलिस के सोर्सेज से खबर आ रही है कि मेडिकल में पुष्टि हुई है आरोपों की, अब मैं आपको ये बताता हूं, आप मुझे इस पर बात बताइए कि यहाँ से तो पूरी कहानी ही अगली दिशा में जा रही है ना। पोस्को का जो मैटर होता है, की बात हो गई, यहाँ पर पोस्को का जो मैटर होता है, ये पहली बात तो टीवी पे नहीं आएगा, दूसरी बात लिफाफा बंद आता है, और अभी तक एक हवा में बात चल रही है कि ये सुनिश्चित हो गया है, ये फलाना हो गया है। जब तक कोर्ट जब डिसाइड करता है या डॉक्टर डिसाइड करते हैं तो लिफाफा बंद दिया जाता है। कभी भी पोस्को का ये नहीं होता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का जो स्थिति है, अभी तो कोर्ट के पास पहुंचा है लिफाफा बंद, लेकिन सोर्सेज से, पुलिस के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि मैं, चाहे वो प्रशासन का हो या जो भी इंक्वायरी हो, मैं सब में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो सत्य होता है वो अपने आप को सत्य पर ही एकाग्रचित करता है। और आज सनातन धर्म पे भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। यहां पर मैं सभी सनातन धर्मियों और अपने मां विभूतियों से भी कहना चाहता हूं कि हमें राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, हमें इसका एक निचोड़ और ऐसी स्थिति में आना चाहिए। अर्पित दास जी, देखिए अब वो कह रहे हैं माघ मेले से जो बात शुरू हुई, अहंकार की ऐसी एंट्री हुई है कि उसके बाद अब ये आरोप प्रत्यारोप शुद्ध राजनीति है। संत समाज ही बटा हुआ है इस टाइम। आपकी नजर में कहां, किस दिशा में जा रहा है मामला अब? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मामला माननीय न्यायालय का है, और हमारे यहाँ न्यायालय सबसे बड़ी अदालत है, और न्यायालय ने यदि किस पर कोई कार्रवाई कर रहा है तो निश्चित रूप से जो न्यायालय करेगा हम सब इसके सरमाथे रखेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, पूज्य शंकराचार्य जी ने जिस तरीके की टिप्पणी कुंभ में रहकर की है वो बहुत ही निंदनीय है। आप एक इतने बड़े मठ के पीठाधीश्वर को अकबर और हुमायूं बता रहे हैं, ये आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए। और आपको कौन लोग हमदर्द लग रहे हैं जिन्होंने 2014 में आपके ऊपर 13 में लाठियां बरसवाने का काम किया था, आपको वो हमदर्द लग रहे हैं? एक गोरक्ष पीठ के इतने बड़े महंत के ऊपर आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अभी पूज्य महाराज जी बोल रहे थे अर्पिदास जी, लेकिन मामला तो अब आप बहुत आगे चला गया है ना। अब भाषाई मर्यादा टूट गई इस देश में। भाषाई मर्यादा की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, बात अब बहुत आगे चली गई है। यौन शोषण के आरोप हैं, मैं अब उन पर बात कर रही हूँ कि यहाँ से केस अब आगे कहाँ जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या शंकराचार्य को इन आरोपों के मद्देनजर पद छोड़ना चाहिए अब? मीनाक्षी जी, पहले तो वो शंकराचार्य हैं या नहीं अभी अभी विषय है, तो आप शंकराचार्य जी मत कहिए, ठीक है, आप अभिमंत्रेश्वरानंद जी कहिए। चलिए, महंत रामदूत दास जी वो कह रहे हैं कि आप तो शंकराचार्य ही मत कहिए अभी उन्हें, क्योंकि अब मामला सबजुडिस्ड है और इन सब परिस्थितियों के बीच में क्या होना चाहिए अभी इस समय, वक्त की जरूरत क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं एक हमेशा निवेदन करता हूं कि धर्म के मुद्दे में राजनीति को कोसों दूर रखा जाए तो बेहतर है। हमेशा एक प्रश्न उठता है कि शंकराचार्य जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब धर्म में राजनीति का समावेश हो रहा है तो स्वाभाविक है कि राजनीति में धर्म का भी समावेश होगा। और एक आज की जो चर्चा में ये समझने को मिला कि बातों को जितना घुमाया जा सकता है उतना घुमाया जा रहा है। क्या टीस इस बात की है कि बीजेपी पे टिप्पणी की शंकराचार्य जी ने? क्या टीस इस बात की है कि शंकराचार्य जी किसी अन्य पार्टी के समर्थक हैं? या हर यहां बैठा हर सनातनी को इस बात की चिंता है कि वो सनातन का सर्वोच्च पद है और जिसका कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से अपमान हो रहा है? क्योंकि आज ये पार्टी है, कल वही कोई और पार्टी होगी। आज इस पार्टी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, कल किसी और पार्टी का होगा। लेकिन ये सनातन की सर्वोच्च सत्ता 8वीं सदी से लेके आज तक स्थापित है और मैं चाहूंगा कि भविष्य में स्थापित रहे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जैसे अर्पित दास जी कह रहे हैं कि उन्हें शंकराचार्य जी ना कहें, तो
द्रौपदी मुर्मू जी ने जब उन्हें पत्र लिखा तब शंकराचार्य करके संबोधित किया। 2024 के उसमें शंकराचार्य जी का पूर्ण प्रोटोकॉल दिया गया, घुड़सवारी के साथ उनकी पालकी निकाली गई। तब यह प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं उठा कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं? एक वो कोर्ट का एक मुद्दा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में आप समझिए कि आज ज्योतिर्मठ की पीठ पर कौन विराजमान है, जब बाद में कोई और बैठे तो वो शंकराचार्य हो जाएगा, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाएगा। जी देखिए, अब यहाँ पर भी बड़ी बात अब टाइमिंग को लेकर ही है ना, टाइमिंग को लेकर है कि जिस समय सरकार से टकराव होता है उसके बाद एक के बाद एक नए आरोप, नए अध्याय खुलने शुरू हो जाते हैं। इसी टाइमिंग को लेकर भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप, चाहे कोई मीडिया कर्मी आप तक पहुंचा जिसको ये मालूम चला कि आप वहां रही हैं, आपके कुछ अपने अनुभव होंगे, लेकिन टाइमिंग यहाँ मैटर करती है ना, कि जिस समय आपका सरकार से टकराव हुआ उस समय ये सभी आरोप जो हैं वो सामने दिखाई दिए। और संत समाज के भीतर से भी ये आवाज आ रही है कि शंकराचार्य का जो पद है उस पद की अपनी एक गरिमा है। आज की तारीख में जिस तरह के आरोप लगे हैं, अब उन आरोपों की जांच तो अदालत से, उस पर जो भी फैसला होगा उसको हमें देखना होगा। धर्म की कितनी बड़ी क्षति और हानि है ये? बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी। आरोप लगना ही बड़ी शक्ति है, वो सिद्ध हो और ना सिद्ध हो ये तो बहुत बात की बात है। अगर आरोप लग रहा है ये बहुत बहुत बड़ी क्षति है, शर्मिंदगी की बात है, नॉन बेरेबल बात है, ये असहनीय बात है सनातनियों के लिए। और फिर आप समय की बात कह रही हैं, तो मैं तो उसे किताबों में दर्ज कर रही थी जो भी मैंने बनारस में देखा, और मैं शहर का जायजा लेने गई थी। मैं नब्ज टटोलने शहर की गई थी, विद्या मठ के लिए नहीं गई थी मैं। विद्या मठ तो ये बाई चांस है, ये संयोग की बात है कि उन्होंने कहा कि तुम जाओ और मुझे लिखो इस पर। तो कोई, आपने एक सखी का जिक्र किया है वहां पर कि शंकराचार्य जी की एक सखी है, कौन है वो सखी और उनका क्या रोल आश्रम में रहता था? और क्या, किस नजर से आपको उनका रोल संदेहास्पद लगा, मैं ये भी जानना। मैं बिल्कुल बता रही हूँ। महाराज जी ने कहा कि वहाँ पे स्त्रियाँ जो हैं प्रतिबंधित हैं पूर्णतः, तो मुझे ताज्जुब इनकी इस बात से भी लगा कि वहाँ तो स्त्रियाँ बड़े आराम से रह रही थी। न केवल कितनी महिलाएं रह रही थी वहाँ पर? जिस वक्त मैं थी उस वक्त वहाँ पे 3 स्त्रियां थीं। एक तो ये बेंगलोर की महिला है जो पूरी मठ की मालकिन थी, एकदम एक छत्र मालकिन थी वो, एकदम, मतलब वहाँ का एक पत्ता भी। मैं आपको एक छोटा सा इसमें उदाहरण देना चाहूँगी। मुझे नारियल की बर्फ़ी बहुत पसंद है, मैं फलाहारी, हम लोग जीव हैं, बिना प्याज लहसुन वाले एकदम शुद्ध फलाहारी लोग हैं। तो वहाँ नारियल चढ़ता है, ड्यूरिंग नवरात्रि में वहाँ थी, तो 2500 बोरे रखे हुए थे नारियल के कच्चे, तो उसको घिस के बर्फ़ी बनाई गई। तो एक एक सबको दिया गया। मुश्किल से 20-25 लोग हैं, एक एक बर्फ़ी अगर मिल रही है, अगर दोबारा मांग ली जाए तो कोई भी इसमें हैरानगी की बात नहीं है। इतनी 5 किलो और 10 किलो की बनी है। अगर आपको दूसरी भी बर्फ़ी चाहिए तो दीदी विल परमिट, आप पहले हुंडी लिखा के जाइए, वो अगर साइन करेंगी कि हाँ दूसरी बर्फ़ी दी जाए तब दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और आप कह रहे हैं वहाँ पे स्त्री जो है अलाउड नहीं। परंपरा में मैंने कहा ना संन्यास परंपरा, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ना, मैंने क्या कहा कि श्री विद्या संन्यास परंपरा में तो वहाँ वो देवियां नहीं जा सकती हैं जी। वो वहाँ पर मालकिन थी, बाकायदा थी, और उनकी तस्वीरें तमाम मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कभी दर्ज किया जाना है, नहीं तो मैं लिखित से उनसे ले लेती कि आप मालकिन हैं, ज़रा ये बात कह दें। क्योंकि मैं फिर आपसे कहूँगी, आपने मुझे समय के लिए कहा है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, सरकारी नौकरी मेरी कोई है नहीं, तो मैं इसी समय क्यों कूद के आ गई, इस समय आप लोग मुझे ले क्यों आए, ये सोचने की बात ज़्यादा है। आपने मुझसे सवाल किया, आपको संदेहास्पद कहाँ लगा उनका रोल? मैं ये बात एक सेंटेंस में कंप्लीट कर दूं? नहीं मैम, और गेस्ट भी है ना, मैं सबके पास जाऊंगी तो ईमानदारी से मैं संक्षेप में बात करेंगे। ईमानदारी से मैंने अपनी सारी बातें कही है, यही बात मैं हमेशा कहूंगी, चाहे आप हमसे जब भी पूछें। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य जो है वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, ठीक है ना? क्या आपने दूसरा सवाल किया? मैं आपसे पूछ रही, संदेहास्पद कहाँ लगा आपको उस महिला? संदेहास्पद महिला का, एक तो वो जहाँ रहती हैं वो थोड़ा छुपा हुआ है, और ये जो जल में रहने की और हौदा है जिसे कहा जा रहा है, इट इज़ नॉट हौदा। आपने उसे देखा है कि नहीं मैं नहीं जानती, आपने भी पत्रकार महोदय आपने देखा है कि नहीं मैं नहीं जानती, मैंने अपनी आँख से देखा है। वो अच्छा खासा स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल जो प्रायः होता है उसकी जो फर्श है वो नीले रंग की बनाई जाती है, जिससे पानी नीला दिखाई दे, पूरी नीली फर्श है उसकी, और वो बिल्कुल हौदा नहीं है। हौदा जितने बड़ा उनका शरीर था, इसके लिए कोई छोटी सी जगह बनाई जा सकती थी, ये ऐसा हो सकता था, लेकिन चंद्राशु महाराज जी, आपने भी यहाँ पर सुना सभी पक्षों को, भूमिका जी ने जिस तरह के आरोप लगाए वो भी आपने सुना, और जो उनके अपने अनुभव हैं, चलिए ठीक है, अनुभव जो है उनके अनुभव भी आपने सुना, जो उन्होंने वहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा। आश्रम में अगर कोई सुविधाएं हैं, लग्जरी है, स्विमिंग पूल है, एक्स्ट्रा लाइटिंग है, महंगे कालीन है,
क्या ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि सामने वाले का आचरण भी खराब हो सकता है? किस नजर से देखा जाए इन सब दावों को? क्योंकि अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो अपनी चार्जशीट में किस तरह से इन बातों को एड्रेस करते हैं, इनका क्या विश्लेषण होगा, ये सब जांच का विषय है। लेकिन संत समाज से आने के नाते आप इस पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। सबसे पहले तो किसी लग्जरी व्यवस्था को लेकर किसी पर उसके चारित्रिक प्रमाण पत्र का और उसका किसी प्रकार का मानक देना यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उसमें रुकने वाले केवल महाराज जी नहीं है, उनके तमाम हजारों हजारों भक्त हैं जो वहां पर जाते हैं, रुकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं सुविधा भोगी हैं, उनको भी सुख सुविधा चाहिए। और हम सब आश्रम से हम सब जानते थे कि बड़े बड़े सेठ साहूकार आते थे, उनकी निष्ठा आश्रमों के प्रति होती थी, पर व्यवस्था न होने के कारण वह लगातार कहीं ना कहीं इधर उधर रुका करते थे। तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वहां पर ये व्यवस्था थी तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा, यह बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं होगी। दूसरी एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताना, सभी को सुन रहा था इस समय, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि देश न बाइबल से चल रहा है, न कुरान से चल रहा है, न हमारी भगवत गीता रामायण से चल रहा है। देश चल रहा है संविधान से, और देश में संविधान का ही राज्य स्थापित है। शंकराचार्य जी के मामले में बहुत ज्यादा इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है कि प्रशासन ने डायरेक्ट जब FIR दर्ज करने के लिए गया तो प्रशासन इसीलिए शायद पीछे हटा कि शंकराचार्य के पद पर बैठे ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन पर शायद एकाएक FIR दर्ज करना गलत होगा, और उतना प्रशासन भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब न्यायालय ने आदेश दिया तब जाकर के FIR दर्ज हो पाई। अब प्रशासन के साथ में अब जांच मिली है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, अब प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि संविधान के दायरे पर सारा काम देश चलता है, संविधान से सब कुछ होता है। शंकराचार्य जी पर जांच चल रही है और जांच ही इस दिशा दशा को तय करेगी कि ये वास्तव में दोषी हैं कि ये निर्दोष हैं। जिस तरह अभी कह रहे हैं, अगर संकेत वैसे मिल रहे हैं और वास्तव में ये सिद्ध होता है कि दोषी हैं, तो शंकराचार्य भी होंगे तो भी कानून उनको उनके ऊपर जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, एक शब्द पहले, अभी नहीं, जवाब नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कोई जवाब देगा, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, उसे किसी जवाब देने की बहुत जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की इतनी जरूरत बात है कि शंकराचार्य अगर दोषी हैं तो हमारे पूर्वजों ने, संत परंपराओं ने, परंपरा के लोगों ने भी संविधान को स्वीकार किया। उसके तहत एक अकेले नहीं, बहुत से महाराज जी अभी भी जेल में है और उसका दंड भुगत रहे हैं। इस बात को कहना कि ये अलग है, ये बात नहीं होना चाहिए। चलिए रामदूत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात पर, बताइए। मीनाक्षी जी, मैं पूज्य महाराज जी के तर्क पे नहीं, लेकिन यहाँ उठी दो बड़ी बातों पे जरूर अपना मत रखना चाहूंगा। एक, आपने कहा कि मेडिकल में ये प्रूफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी दोषी हैं। नहीं, मेडिकल में प्रूफ नहीं हुआ है। नहीं, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट ऑन एयर। मेडिकल में प्रूफ नहीं हुआ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि बटुकों ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है। अब वो मेडिकल से रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में आगे बढ़ा है उस पर डिटेल्स हैं उनके पास, सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है। बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने जाएगी। हमें इंतजार करना चाहिए कि वहां से पहले कुछ पुष्ट रूप में अनाउंसमेंट हो या कुछ बताया जाएगा, तब हम उसको कंफर्म कहेंगे। जी प्लीज, यहाँ दो बातें हैं, अब आप उसको समझिए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने अपने वक्तव्य में एक चीज कही कि पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत पहले से ये करते आए हैं और 17 और 18 की डेट में भी उन्होंने ऐसा किया, बैन में ऐसा कृत्य किया। तो ये तो बहुत इजी हो गया। उस समय मेला प्राधिकरण के कैमरे, सीसीटीवी चारों तरफ लगे थे, मीडिया वहां उपस्थित थी क्योंकि ये माघ मेले का विवाद हो चुका था, तो फिर तो ये बहुत इजी सॉल्व हो जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अगर कहीं कोर्ट मेडिकल से ऐसा प्रूव करेगा तो जितना मेडिकल को समझा है कि ऐसे उत्पीड़न के मामलों में 3 दिन के अंदर या अत्यधिक 7 दिन के अंदर मेडिकल हो जाना चाहिए, उसके बाद तो प्रूफ मिलना नामुमकिन होते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि ऐसे विक्टिम जो होते हैं इन्हें सालों बाद या महीनों बाद ही ऐसी कोई घटनाक्रम का याद क्यों आता है। और ये घटनाक्रम जिस सीक्वेली चल रहा है कि माघ मेले में पहले नोटिस चस्पा किया जाता है, शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जाते हैं और फिर भी बहन जी, लेकिन देखिए यहाँ पर अब वही बात है ना, फिर इस टाइमिंग को लेकर सवाल मैंने भी पूछा कि जिस समय पर टकराव दिखाई दे रहा है शंकराचार्य और सरकार के बीच में, उसी समय ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर जो आरोप हैं सर, वो आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं, और अगर नाबालिगों के साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, उसकी फेयर जांच होनी चाहिए और उन आरोपों को संजीदगी से देश में लिया जाएगा।
अब चाहे कोई शंकराचार्य के पद पर हो, किसी भी पद पर हो, संविधान से ऊपर सर कोई नहीं है इस देश में अभी, कम से कम। तो इसलिए जांच तो होगी, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, लेकिन ठीक है, आपकी टाइमिंग, आपको पूरा हक है टाइमिंग पर सवाल उठाने का। मैंने भी वो सवाल पूछा ही है, लेकिन फिर उन आरोपों की गंभीरता को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट भी आया, पॉक्सो एक्ट भी जब देश में आया तो सोचिए उससे पहले की परिस्थिति क्या रही होगी, नाबालिगों ने, बच्चों ने क्या क्या सहा है, जिसके बाद देश में वो कानून बनाना पड़ा है। तो इसलिए इन आरोपों के पीछे, इन आरोपों की गंभीरता को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। राजेश्वर दास जी, अब देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, अभी तो सिर्फ संभावना में चल रहे हैं कि संभावनात्मक दृष्टि है कि वो कह रहे हैं कि पुख्ता हो गया है, वो कह रहे हैं फलाना हो गया। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं दे रहा है, जब तक कोर्ट की तरफ से या आपकी तरफ नहीं आता है, तब तक हम किसी पर एक डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्योंकि आशुतोष जी, यहां पर स्थिति आती है कि एलिगेशन अगर कौन लगा रहा है, जो खुद ही एलिगेशन से युक्त है, वो व्यक्ति क्या ये बड़ी बात है। रोहित अग्रवाल जी को लाइए। आपने जब अपने वक्तव्य की शुरुआत की, आपने बहुत सारे आरोप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए, और अभी एक पैनलिस्ट तो ये भी कहा कि भाई शंकराचार्य भी आप उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, अब तो सिर्फ उनको अविमुक्तेश्वरानंद कहिए। लेकिन खैर, इन सबसे अलग आशुतोष ब्रह्मचारी के किरदार पर भी बहुत सारे सवाल हैं। कल वो हमारे साथ इसी शो पर लाइव बैठे थे, बहुत सारे सवाल मैंने उनसे पूछे इस दौरान कि आपके ऊपर कितने आरोप हैं, कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, 20 मुकदमे दर्ज हैं, रंगदारी, धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, इस तरह का आपका रिकॉर्ड है, लोग आप पर इस तरह के आरोप इससे पहले लगाते रहे हैं। ऐसे में फिर दोनों पक्षों पर वो आरोप जा रहे हैं ना सर, रोहित अग्रवाल जी, तो आप बस एक पक्ष को ही क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो किसी को क्लीन चिट नहीं दी। मैंने तो आपको ये कहा कि ये दोनों मिले हुए हैं, और मैंने तो आपको फोटो भी दिखाई, लाइव फोटो दिखाई मैंने आपको कि आशुतोष महाराज के साथ शंकराचार्य जी की फोटो है। तो ये इनका इंटरनल विवाद है। ये जो मीडिया में आके शंकराचार्य जी मुद्दे रख रहे हैं, हाँ। इसकी बजाय इनको अपने घर में देखना चाहिए। ठीक है, अर्पित दास जी, देखना चाहिए। रोहित जी बड़ी बात कह रहे हैं, इंटरनल विवाद है ये इन दो का आपस का विवाद है, जिसको आज ये रंग रूप दे दिया गया है। देखिए, जिन दोनों का विषय है मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रांशु जी ने जिस बात को कहा, ये संविधान से देश चल रहा है और हम सब संविधान का पालन करते हैं। और संविधान के दायरे में कितने संत, अभी भी संत या महाराज जो भी कई संत इसमें जेल में हैं, और यदि संविधान के दायरे में माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज कराई है, और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, जिसके ऊपर होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें सरकार का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार से न मुख्यमंत्री जी का लेना देना है और न सरकार का लेना देना है, ये माननीय न्यायालय का विषय है। भूमिका जी, जो भी एक लेखिका होने के नाते वहां आपने समय भी बिताया, आपको क्या लगता है इस समय क्या शंकराचार्य जी को पद छोड़ना चाहिए खुद से इन आरोपों के बाद? छोड़ देना चाहिए, निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। न्यायालय से बात साफ हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए, तो होना चाहिए कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। नॉट इट। शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी का जब शरीर पूर्ण होता है, तो उसके बाद शंकराचार्य बनाता कौन? शंकराचार्य सरकार नहीं बनाता, अखाड़ा नहीं बनाता है। अखाड़े को शंकराचार्य नहीं बनाया था अपने सैनिक के रूप में। और परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी हैं, आगे भी रहेंगे। वासुदेवानंद जी नहीं, जब एलिगेशन आएगा, अभी तो एलिगेशन सिद्ध होना चाहिए, क्या वास्तव में एलिगेशन है या नहीं। क्योंकि जो किसी व्यक्ति विशिष्ट का जो समय बर्बाद होता है, जो उसका सम्मान बर्बाद होता है, क्या आप कह रहे हैं कि अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जो है व्यक्ति वो करेगा, प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय की कमी थी मेरे पास, इतना ही समय था। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय बैठक को लेकर पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच ये अहम बैठक हुई। भारत इजरायल में कई अहम समझौतों की उम्मीद है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि आयरन बीम एरो एयर डिफेंस पर डील संभव, $10 अरब के समझौतों पर मुहर संभव। इससे पहले कल जब प्रधानमंत्री इजरायल की संसद में बोले, तो इस दौरान भी उन्होंने भारत इजरायल के संबंधों को लेकर बड़ी बातें की, और जिस तरह से भाई कहकर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एड्रेस किया, ये अपने आप में दो देशों के रिश्तों की गर्मजोशी को दिखाता है। हालांकि कल वो संबोधन की बात थी, और आज अब बातचीत की टेबल पर, जहां पर डॉक्यूमेंट्स, एमओयू, समझौतों पर ये रिश्ते कहां टिकते हैं और इन रिश्तों की गहराई क्या है वो समझ आएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों डेलीगेशन इस वक्त वहां पर मौजूद। $10 अरब के समझौतों पर मुहर संभव है। इसमें आयरन बीम एरो एयर डिफेंस डील पर भी संभव है समझौते। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।
वहां से लाइव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कई अहम समझौते आज होने की उम्मीद है। द्विपक्षीय बैठक इस वक्त जारी है और जो डेलीगेशन है इजराइल का भी और भारत का, आप उसे इन तस्वीरों में देख रहे हैं आमने सामने बैठे हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही उनके समकक्ष जो इजरायली डेलीगेशन है उसे भी आप देख रहे हैं। तो अब इस द्विपक्षीय बैठक के बाद यहाँ से जो डिटेल्स निकल कर आती हैं उस पर भी आपको जानकारी देंगे कि आखिर कौन से वो है अहम मुद्दे और विषय रहे जिन पर समझौते दोनों देशों के बीच साइन किए गए हैं। लेकिन रक्षा समझौता, डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ग्लोबली जिस तरह की वर्ल्ड डायनामिक्स बदले हैं अभी हाल फिलहाल के वक्त में, चाहे भारत ने पाकिस्तान के साथ जो एक तनावपूर्ण स्थिति देखी उस दौरान भी रक्षा को लेकर, देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करने को लेकर, क्योंकि इजराइल जिस तरह से इन परिस्थितियों को झेलता रहा है उसमें इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसका जिक्र बार बार होता है, भारत इस तरह का कैसा रक्षा सिस्टम अपने बॉर्डर्स के लिए और ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए डेवलप करेगा। तो रक्षा क्षेत्र में बड़े समझौते और क्या आज साइन होगा, इस बैठक के बाद क्या खबरें निकल कर आएंगी उस पर नजर रहेगी। लेकिन हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल वहां पर मौजूद हैं, हमें सभी रिपोर्ट्स और अपडेट्स वो भेज रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी? मोदी नेतन्याहू की मुलाकात पर पाकिस्तान सदमे में क्यों? भारत इजराइल महाडील पर पाकिस्तान में कैसा डर है? तेल अवीव की इन तस्वीरों से पाकिस्तान में शोक की लहर है। जैसे ही मोदी इजराइल में अपने दोस्त से मिले, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पैनिक बटन ऑन हो गया। मोदी और नेतन्याहू की तस्वीरें पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टकटकी लगाकर भारत की ग्लोबल पावर को महसूस कर रहे थे। दो नेताओं की पावरफुल अलायंस की गर्मी और इसकी तपिश पाकिस्तानी मीडिया में कैसे बयां की गई, सुनिए। कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी, वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ना कि ये पहले ही थी। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. अब इन दो तस्वीरों से आपको भारत और पाकिस्तान के वैश्विक कद के अंतर का अंदाजा हो जाएगा। एक तरफ ट्रंप के पीस बोर्ड में शहबाज की बेइज्जती हुई, ट्रंप ने उनसे उठक बैठक करवाई, पीस बोर्ड के मेंबर के तौर पर अरबों डॉलर मांगे, तो दूसरी ओर तेल अवीव में मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। भारत और इजराइल की दोस्ती पर डील वाला फ्रेमवर्क तैयार हुआ, अरबों डॉलर का ब्लूप्रिंट रेडी हुआ, तो पाकिस्तान को विश्व के पटल पर अपनी गुर्बत का एहसास होने लगा। यही वजह है कि बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान ने दांव चला। उसने इजरायली पीएम के नए अलायंस वाले बयान को आधार बनाकर विरोध का झंडा उठाया। पाकिस्तानी सीनेट ने नेतन्याहू के उस बयान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों से लड़ने के लिए नए सिक्योरिटी अलायंस हेक्सागन ऑफ अलायंस का ऐलान किया था। इसी का विरोध पाकिस्तान कर रहा है। मैं सियासत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ कि हम एक भूमध्य सागर के पास मिडिल ईस्ट में हेक्सागन वाला गठबंधन बनाएंगे। इसमें भारत, अरब मुल्क, ग्रीस, साइप्रस जैसे देश शामिल होंगे। इसमें एशिया के मुल्क भी होंगे जिनकी बात अभी नहीं करना चाहता। मैं इसे धीरे धीरे सामने लाऊंगा।